से वीडियो मिला करे। समय काफी ही कम है, इसलिए हम लोग फटाफट करेंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय काफी कम रह चुका है आपके पास। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा ये भी सारी चीज बता देंगे। और काफी बच्चों को क्वेश्चन ये आता होगा, फिर भी समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि उनको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बाबू, फटाफट से, इसमें आप कंजूसी नहीं करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे आपको लिखना होगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, अथवा रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें देखिए दो चीज होता है, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं यानी कि जो भाग लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। और उत्पाद का मतलब हो गया कि जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है H2 + Cl2, तो ये आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अभिकारक, और 2HCl जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उत्पाद। यानी कि ये H2 और यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे भाग लिया है, तो जो भाग लेंगे, जो हिस्सा लेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, वो क्या कहले जाएंगे, वो आपका अभिकारक कहलाएगा। और जो उसके बाद बनेगा यानी कि 2HCl यानी कि HCl यहाँ पे निर्माण हो रहा है, ये आपका उत्पाद कहलाएगा। समझ में आ गया। चलिए, तो आपको इसी तरह के धमाल मचा देना है परीक्षा में। इसी प्रकार से एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है कि CO3 से बनता है हम सभी का CaO + CO2। यहाँ पे आप ये बताइए कि यहाँ पे अभिकारक कौन है और यहाँ पे आपका उत्पाद कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यानी कि काफी ज्यादा संभावना है। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए समय काफी कम है, फटाफट से आप कान में ईयरफोन लगाइए, एक शांत जगह बैठिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। एक बार नहीं 2-3 बार देखिएगा, आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको कॉपी पे लिख करके याद कर लीजिएगा, आपको कंफर्ट हो जाएगा और यही सभी क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके एग्जाम में आएगा तो आपको क्या लिखना होगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से हम लोग व्यक्त कर देते हैं उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या किया हम लोग H2 लिखे हैं और क्लोरीन को यहाँ पे Cl2 लिखे हैं। ये बन क्या रहा है, 2HCl का यहाँ पे निर्माण हो जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत अथवा सूत्र के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं, दर्शा देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ये रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीज की होती है, यानी कि बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहले एक होता है संतुलित समीकरण और दूसरा होती है एक असंतुलित समीकरण। समीकरण की बात करते हैं सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संतुलित। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हमेशा इंपोर्टेंट रहता है और कभी ना कभी आता ही आता आपके एग्जाम में, तो इसको तो एकदम नोट कर लेना आपको। देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम लोग कहते हैं संतुलित समीकरण। यानी कि जो भाग लेता है और जो बनता है वो दोनों की परमाणु संख्या अगर बराबर होगी तो हम लोग कहेंगे वो संतुलित समीकरण है। अगर वह बराबर नहीं होगी तो उसे कहेंगे हम लोग असंतुलित है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन में यहाँ इसकी परमाणु संख्या 2 है, क्लोरीन यहाँ पे आपका 2 है, और इधर हम देख पा रहे हैं जो उत्पाद के रूप में बन रहा है वो बन रहा है क्या चीज, HCl, और HCl में यहाँ पे 2 लगा हुआ है। यानी कि हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्लोरीन भी आपका 2 है। यानी कि ये आपका हो जाएगा संतुलित समीकरण। यानी कि अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणु संख्या बराबर होती है तो वह क्या होगी, संतुलित समीकरण होगी। और इसी का उल्टा होता है असंतुलित समीकरण। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, काफी जबरदस्त है बाबू। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। एकदम इस साल आपको धमाल मचाना है, खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए, तो असंतुलित समीकरण क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों की परमाणु संख्या एक समान नहीं हो पाते हैं, यानी एक समान नहीं होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित समीकरण। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि H2 यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन यह जब निर्माण किया है तो यह केवल HCl यहाँ पे निर्माण यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे HCl जो है केवल बन चुका है। अब ये संतुलित नहीं है,
इसको संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे तब ये संतुलित होगा, है ना। लेकिन ये आपका संतुलित नहीं है। समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है आपको चुटकियों में हमने बताया है, और अगर आप समीकरण को संतुलित करना सीख जाते हैं तो समझिए आपके एग्जाम में 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वह वीडियो जरूर देखिएगा, मिस न कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लगभग आपको इस वीडियो में 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहता है और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है बाबू, और यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, और ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। और समझिए कि इस साल ये क्वेश्चन आने की मतलब कि 100% चांस है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और आपके इस साल परीक्षा में समझिए कि ये छॉपिंग क्या होगा। चलिए तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण को संतुलित करना आखिर क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु नष्ट होता है और न ही निर्माण होता है। इस नियम के अनुसार दोनों को यानी कि अभिकारकों और उत्पादकों की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, और वह तभी संभव होता है जब दोनों तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। देखिए एक लाइन में अगर इसका उत्तर लिखना चाहें तो बस आप यही कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा ये कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है न ही कोई परमाणु निर्माण होता है। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए हम लोग को समीकरण को संतुलित करना होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो अंतिम में आपको अभी बता रहे हैं हम कि पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, आपको वहां से जाकर के ढूंढ करके तैयारी कर लेनी है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से वीडियो को अभी तक जो भी बच्चे लाइक नहीं किए यार लाइक करो, फटाफट से करो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो फटाफट से, ताकि उनको भी नॉलेज हो जाए, उनको भी जानकारी हो जाए और जाकर के परीक्षा में धमाल मचा दे। अगला प्रश्न बाबू आपके स्क्रीन देखिए, ऊष्मा क्षैतिज अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्मा क्षैतिज अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, बाहर होती है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा क्षैतिज अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षैतिज अभिक्रिया। यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वहां पे, और वहां पे अगर ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा जो है निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, उससे कहेंगे हम क्या चीज, ऊष्मा क्षैतिज अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे CH4 से बन रहा है, यहाँ पे जब आप अभिक्रिया कराएंगे O2 से, तो यहाँ पे बनेगा क्या चीज, प्राप्त हमें क्या होगा कि CO2 प्लस H2O, और उसके बाद से यहाँ पे जल जो होगी हम लोग ये ऊष्मा जो होगी यहाँ से हम लोग का बाहर होगी, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार और इसी का उल्टा होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसे एक ध्यान दीजिएगा। अगर आप छोड़ करके जाएंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत होगी आपको। ध्यान दीजिएगा कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि बाहर से ऊष्मा उसको दी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। काफी बच्चे को इन सभी क्वेश्चन पता होगा, लेकिन ध्यान पूर्वक देखिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, और आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो नोट कर दिया, याद कर लीजिए, ठीक है। कम फॉर वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगी, प्लीज बाबू रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, क्योंकि समय आपके पास काफी कम है, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि आपको सारा चीज याद है, प्लीज, क्योंकि देखिए आपकी ये समय जो है अनमोल समय है आपके पास। देखिए जैसे कि उदाहरण के लिए बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस, अगर यहाँ पे हीट दे रहे हैं PbO से बनता है हम लोग का क्या चीज, NO2 प्लस O2 से, यानी कि यहाँ पे हीट जो हम लोग का यहाँ पे ऊष्मा दी जा रही है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि जिसमें जो होती है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं क्योंकि समय काफी कम है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बाबू। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ ही दिया जाता है, जो कि काफी रसगुल्ले की तरह ये क्वेश्चन है, काफी आसान है। तो ध्यान दीजिएगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ
संयोग करके एक पदार्थ, एक एकल पदार्थ, यहाँ पे एकल होगा, एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर दो छोटा छोटा पदार्थ मिलकर के एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे C है यानी कि कार्बन है और ऑक्सीजन है यहाँ पे O, और ये दोनों मिल करके आपस में जुड़ करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर दिया, CO2 का निर्माण कर दिया, तो इसे हम लोग कहेंगे कि यह कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो यह संयोजन क्रिया हो जाएगी। समझ में आया? दो छोटा छोटा पदार्थ मिलकर के एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उसी प्रकार से इसका उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया, कि जिन अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूट करके यानी कि एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में ये विभक्त हो जाते हैं, बट जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि एक बड़ा पदार्थ यहाँ पे CaCO3 है और ये टूट रहा है, बट रहा है किसमें, CaO में और CO2 में, तो यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी, यह वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया ना? चलिए आगे आपके स्क्रीन पे काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न आ चुका है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब हद कर दिया ये क्वेश्चन है, इतना मतलब मजेदार ये क्वेश्चन है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है यानी कि हटा देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Zn प्लस CuSO4 से यहाँ पे क्या किया है, Cu को विस्थापित कर दिया है और उसका स्थान ग्रहण कर लिया है Zn, यानी कि अब यहाँ पे ZnSO4 प्लस Cu हो गया है, ये Cu को क्या कर दिया है, कॉपर को यहाँ पे बाहर कर दिया है। यानी ये आसान भाषा में कहने का आपको बताना चाहेंगे कि जब कोई भी तत्व हो, अगर एक तत्व हो और दूसरे तत्व को हटा दे, उसके स्थान से भगा दे, हटा दे और उसका स्थान खुद ग्रहण कर ले, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जो कि यहाँ पे वही घटना हुई है कि Zn क्या किया है, Cu को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया है, तो यहाँ पे ZnSO4 प्लस Cu हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग की विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयन का मतलब ये धनायन और ऋणायन जो होते हैं, इसका आदान प्रदान हो। ठीक है, इससे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे जो है BaCl2 है और उसके बाद से Na2SO4 है और उसके बाद ये जब ये आपस में जब क्रिया करता है, तो यहाँ पे केवल आयनों का ये आदान प्रदान हो रहा है, तब ये बन क्या रहा है, BaSO4 प्लस बन रहा है यहाँ पे NaCl, और इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 का यूज किया गया है। संतुलित कैसे किया जाता है आपको हमने बताया पहले, कि हमने आपको बहुत पहले वीडियो बना चुका है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए रखिएगा, तभी तो आपको आगे से वीडियो जो है वो फटाफट से मिलेगा, आपकी तैयारी अधूरी नहीं रह पाएगी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या अच्छे पढ़े क्या है, तो फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छे पढ़े के बारे में आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं अवक्षेप अभिक्रिया। आगे आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, जब दो विलयनों को मिलाया जाए और उनकी अभिक्रिया से एक श्वेत रंग की पदार्थ का निर्माण हो जाए, तो जल में अभिलेय होता, जो कि जल में अभिलेय हो, उसे हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं अभिक्रिया, ये अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब किसी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है NaCl प्लस AgNO3 के से अभिक्रिया कराई जा रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, AgCl प्लस NaNO3 का निर्माण हो रहा है, जो कि यहाँ पे एक अवक्षेप का निर्माण हो जा रहा है। तो जब भी किसी अभिक्रिया में अगर अवक्षेप का निर्माण होगा, उसे हम लोग कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। ओके, चलिए अब कमाल का टॉपिक आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आइए उसे हम लोग समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब अम्ल यानी कि एसिड और क्षारक यानी कि बेस के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब लवण और जल का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि जब अम्ल और क्षारक दोनों जो है आपस में मिल करके अभिक्रिया करे हो और अभिक्रिया करने के बाद एक लवण का निर्माण हो जाए और जल का निर्माण हो, तो उसे कहेंगे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई है। जैसे कि यहाँ पे NaOH जो है क्या चीज है, यह एक आपका क्षार है, HCl क्या है, आपका एक अम्ल है। जब ये दोनों अभिक्रिया आपस में किया है, तो बन क्या गया है, NaCl। NaCl क्या है सर, तो कहेंगे कि सर ये NaCl जो है आपका एक लवण है और H2O क्या है, ये जल है।
बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्षारक और अम्ल या क्षारक दोनों आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो जब ये NaCl यानी कि कोई लवण का निर्माण कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो आपको धमाल मचाना इस साल बिल्कुल मचाना बाबू, काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला आपका आंसर जो है होगा, आपका रिजल्ट आएगा, काफी मजेदार आएगा। बस आप ईमानदारी पूर्वक आपके स्क्रीन पे ये रहे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होती है, यानी कि एक साथ वो घटनाएं हो, उपचयन हो चाहे अपचयन हो, अगर उसमें साथ साथ होती है तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे CuO प्लस H2 जो है, और इसको जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे Cu प्लस H2 ये दोनों चीज यहाँ पे प्राप्त हो रही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस अभिक्रिया में Cu से ऑक्सीजन हटता है अतः Cu का निर्माण हो जाता है, जो कि यहाँ पे अपचयन हो रहा है, तथा H2 से यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है अतः यहाँ पे उपचयन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभिक्रिया में जब आप ध्यान देंगे तो क्या देख रहे हैं कि CuO या Cu है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट जा रहा है। यहाँ से जब ऑक्सीजन हट जा रहा है, यानी कि केवल अब Cu हो रहा है, तो यहाँ पे अपचयन हो गया। और यहाँ पे H2 है और H2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे O जो है यहाँ पे जुड़ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन हो जा रहा है। यानी कि जिसमें आप तो ये जानते हैं कि उपचयन अपचयन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़े उसे उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन की संख्या घटे कम हो उसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो धमाल मचाने वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पे हमेशा के लिए जो है वह इंपोर्टेंट रहता है, काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय क्रिया हम लोग क्यों कहते हैं। जो श्वसन होता है उससे हम लोग श्वसन को ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्यों कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि श्वसन के दौरान अंदर लिए गए जो ऑक्सीजन होते हैं वह रक्त में भोजन को विघटित कर देते हैं। ठीक है, जो लिए जाते हैं, जो मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के बाद से क्या ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो लेने के बाद से क्या करते हैं, भोजन को विघटित करते हैं, यानी हटाते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है, पचता है भोजन कहिए तो, अर्थात तो उपचयित होता है। इस प्रक्रिया में क्या होती है, जब हम लोग खाना खाते हैं और सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग का भोजन पचता है। भोजन पचने के बाद से क्या होता है, हम लोग को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऊष्माक्षेपीय क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऊर्जा मुक्त हो, बाहर निकले, तो वही तो होते हैं जब हम लोग को ऊर्जा इसमें मिलती है, प्राप्त होती है, अतः यह श्वसन क्या हो जाएगी, एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया हो जाएगी। जैसे कि C6H12O6 आपका ये ग्लूकोज है और यहाँ पे O2 ऑक्सीजन है और CO2 क्या है आपका, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और H2 जो होता है वो क्या होता है, जल होता है, और उसके बाद हम लोग को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से जब ये ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होती है, जब हम भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, उसके बाद से ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी मिलती है हम लोग को, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, वह ऊष्माक्षेपीय क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे काफी जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन है, तो फटाफट से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आखिर में जो लोहा की वस्तु होती है उसे पेंट क्यों किया जाता है, काफी बच्चे इसका उत्तर जानते होंगे, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि लोहे की वस्तु को जो है पेंट हम लोग क्यों करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का एक ऊपरी भाग जो होता है वह छुप जाता है, बंद हो जाता है, वो वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उस पर जो है जंग नहीं लगता है। इसलिए लोहे की जो वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, उस पर पेंट लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि लोहा का जो भी वस्तु होता है उसकी ऊपरी परत पे क्या करते हैं, उस पे जब पेंट लगा देते हैं तो वायु से वो वायु के संपर्क में नहीं आता है। ठीक है, जब वो वायु के संपर्क में नहीं आता उसमें जंग नहीं लगता, यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को लोहे की वस्तु को पेंट करना होता है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि काफी लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और अभी तक जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें या ना करें, तो फटाफट से कर लो जल्दी से, क्योंकि अब आपकी सारी क्लास चल रही है, वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा का सारा कंप्लीट कर एकदम धमाल मचाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मिलता चला जा रहा है, तो जल्दी से कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रासायनिक जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसे नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। या फिर आप चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि बड़ा फूला हुआ रहता है, लेकिन उसमें चिप्स वगैरह बड़ा कम रहता है, तो फुलाया क्यों जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, उसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि तेल एवं वास्तविक खाद्य पदार्थों को
वायुरोधी बर्तनों में रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है, यानी कि उपचयन नहीं होता, यानी कि वह खराब न हो, इसलिए जो होती है तेल एवं वाष्पयुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें उपचयन की क्रिया न हो सके, ठीक है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में इसलिए उसे क्या किया जाता है, नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। समझ आ रहा है, यानी कि वो आमतौर पे समझे आप तो वह खराब ना हो इसलिए किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि काफी लाजवाब क्वेश्चन है कि संचारण किसे कहते हैं। संचारण जो होता है वह काफी जबरदस्त क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और आगे भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, आपके पढ़ाई में। चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि जब धातु पानी या फिर नमी अथवा वायुमंडल के संपर्क में आती है, जब कोई धातु हो वह नमी यानी कि पानी के संपर्क में आ जाए, वह वायुमंडल यानी कि हवा यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, तो उस पे क्या होती है, धीरे धीरे अवांछनीय पदार्थ उस पे जमना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वह कहिए तो जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ऑक्साइड में ऑक्साइड हो गई, हाइड्रो ऑक्साइड हो गई, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती है, ठीक है। धातु का अवांछनित यौगिकों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग संचारण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग का कोई धातु है और वह नमी या फिर वायुमंडल यानी कि ऑक्सीजन के जब संपर्क में आ जाती है तो धीरे धीरे उसमें वांछनीय पदार्थ हो जाते हैं। वांछनीय पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वह ऑक्साइड हो सकती है, ठीक है, या फिर आपको हाइड्रोक्साइड हो सकती है, कार्बोनेट आदि हो सकती है, इसमें बदल जाती है। और बदलने की घटना जो इसमें बदल जाती है तो धातुओं का अवांछनित यौगिकों में परिवर्तन होने की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं संचारण कहते हैं। समझ में आएगा ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम सभी का विकृत गंधिता क्या होता है। जो विकृत गंधिता होता है उसे विकृत गंधिता क्या होता है इसे आप समझिएगा कि विकृत गंधिता तेल व या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो उपचयित न होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं, यह घटना क्या होती है, विकृत गंधिता कहलाती है। यानी कि तेल या वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वह उपचयित होकर के अपना जो अपना स्वाद होते हैं और गंध होते हैं उसे बदल देते हैं, यानी कि वह खराब हो जाता है और उसी घटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल, तो आइए ध्यान से समझते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे बहुत सारे आपको अम्ल का नाम दिया गया है और आपको इसे समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो अम्ल का जो पीएच मान होता है, ये याद करके रहेगा, हमेशा पूछा जाता है, वह 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। और यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीला से यह क्या कर देते हैं, तो लाल कर देते हैं, ठीक है। और यह स्वाद में खट्टे होते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुले और घुलने के बाद से हाइड्रोजन आयन दे उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और यह स्वाद में खट्टे होते हैं। कुछ अम्ल का नाम यहाँ पे दिया गया है, जैसे ध्यान दीजिएगा। और यह अम्ल का नाम जो दिया गया है ये ऐसा नहीं दिया गया आपको समझाने के लिए, नहीं, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। समझाने के लिए तो दिया ही गया है लेकिन आपकी ये एग्जाम में आता है, जितने भी पूछा जा रहा है ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि एसिटिक, ये सिरका में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर या इमली में क्या पाया जाता है, तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू या संतरा में क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध या दही में क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। घास या पत्ते में क्या पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक या फिर मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और इसी का एक दूसरा नाम होता है मैथोनोइक अम्ल, ठीक है। तो कहीं पे अगर फॉर्मिक अम्ल दिया हो तो या मैथोनोइक अम्ल दिया गया हो तो ये दोनों का दोनों जो होता है वह कौन सा अम्ल होता है बाबू, तो ये होता है आपका, ये किसमें पाया जाता है, तो चींटी के डंक हो गया, बिच्छू के डंक हो गया या मधुमक्खी के डंक हो गया, ठीक है। चलिए जिससे जलन उत्पन्न हो जाए समझिए कि उसमें आपका फॉर्मिक अम्ल है या फिर आपका मैथोनोइक अम्ल है, दोनों का नाम एक ही है। अगला देखिए आगे है कि क्षारक जो है वह क्या होता है। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब देखिए जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं वो क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जो क्षार का पीएच मान होता है वह 7 से यहाँ पे अधिक होता है। 7 से क्या होता है, अधिक होता है,
ठीक है, और यह लाल को नीला कर देते हैं, एकदम उल्टा होता है। अम्ल का उल्टा एकदम क्या होता है, क्षार होता है। यह लाल को नीला कर देता है, अम्ल नीला को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तो क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। अम्ल जो है स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, तो यहाँ पे देखिए खरे होते हैं, यहाँ पे खट्टा लिखा गया, ठीक है, ये खरे होते हैं, तीखा होते हैं, तीखा का ये जो खारा का ये तो, ठीक है, ये होते हैं। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट हो गया, उसके बाद से सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। और इसका सूत्र भी याद कर लीजिएगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, KOH होता है। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, Na2CO3 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, NaOH होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मतलब कि समझिए कि बहुत ही जबरदस्त है यार, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन करके हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि समय काफी कम है। अगर 20 क्वेश्चन अगर एक दिन में अगर आप याद करते हैं, समझिएगा आपकी मतलब कि जबरदस्त हो जाएगी आपकी तैयारी। और इस तरीके से अगर 20 क्वेश्चन आपको याद है, समझिए, और भी बहुत, ऐसा नहीं है 20 क्वेश्चन याद करना एक सब्जेक्ट है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। फटाफट से आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पीएच स्केल किसे कहता है, तो ध्यान दीजिएगा कि पीएच स्केल एक मापक स्केल होता है जिसका उपयोग किसी भी विलयन की अम्लता अथवा क्षारता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि पीएच स्केल का जो मतलब जो पीएच स्केल होता है, ये एक प्रकार का स्केल है, यह एक प्रकार का मापक स्केल होता है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, विलयनों की अम्लता यानी कि वो अम्ल है या फिर क्षार है, इसको मापने के लिए करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि 1909 ईस्वी में सोनेरस नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने पीएच स्केल की संकल्पना दी थी, वहां पे दी थी, ठीक है। उसके बाद से पीएच स्केल में पी से जो तात्पर्य होता है, यानी कि जो पीएच लिखा गया होता है, ये जो पी होता है ये होता है पावर, यानी कि शक्ति। क्या होती है, शक्ति होती है, ठीक है, ये आपका होती है शक्ति, ठीक है, ये होती है शक्ति। और जो इसमें H होता है, H होता है, इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और पीएच स्केल के जो मान होती है, उसके जो परास होता है वो 0 से लेकर के 7 के बीच में होता है। क्या से होता है, 0 से लेकर के ये 14 के बीच में होता है, माफ कीजिएगा 14 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, तो 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। और अगर पीएच स्केल से मापे, अगर वहां पे 7 से कम किसी विलयन का मान आ जाए तो वह आपका अम्ल हो जाएगा, 7 से कम होगा तो, ठीक है। अगर वह 7 से अधिक हो जाएगा, अगर अधिक होता है तो आपका क्षार हो जाएगा। अगर 7 के बराबर हो जाता है, अगर वह 7 के बराबर होगा तब क्या होगा, तब आपका क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वह लवण हो जाएगा, वह उदासीन है। उदासीन का विलयन का पीएच मान कितना होता है, आपका 7 होता है, ठीक है। यानी कि वह क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। अम्ल, क्षार और उदासीन होता है ये तीन। 7 से कम जो होता है अम्ल, 7 से अधिक होता है क्षार, और आपका जो 7 होता है वो आपका उदासीन विलयन होता है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हमने आपको 20 क्वेश्चन बताया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आगे की और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखिए, चैनल पे उपस्थित है। फिर मिलती है इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, जल्दी से कीजिए। और फिर मिलती है इसी तरह कमाल वीडियो।